Welcome to Mohit Master Classes. Today I will teach you about chemical bonding and molecular structure. Let's begin with some basics. सबसे पहले अब हमें इसमें पढ़ना है what is bond. Bond क्या होता है? Bond एक तरह का force of attraction. The attractive force which hold various constituents such as atom, ion, etc. together in different chemical species is called chemical. Bond formation एक exothermic process होती है. क्यों? क्योंकि जब भी एटम आयन सिंगल स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब वो पेयरिंग करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो जो जो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है। इस वजह से इसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब हमें देखना है कि रीजन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहला है टू गेन स्टेबिलिटी, सेकंड वन इज टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड थर्ड वन इज टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पॉजिटिव। बॉन्ड हमें देखने हैं कि दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आ जाता है कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक एंड मेटल, और वीक बॉन्ड में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें गैसेस में देखने को मिलता है। इसके बाद अब हमें देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड लुईस सिंबल। लुईस सिंबल में हमें नंबर ऑफ डॉट्स को हमें नंबर ऑफ वैलेंस की तरह इक्विवेलेंट करके दिखाना किसी भी एलिमेंट, जैसे हमें याद होगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है। जैसे लिथियम में 1, ऐसे बेरिलियम में 2, 3, 4, ऐसे ऐसे बढ़ जो ये डॉट दिखा रहे हैं हम इसमें, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन। इसी की तरह यहाँ पे और दूसरे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फेंस। अब हमें देखना है ऑक्टेट। एटम कंबाइन करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। मतलब अगर कोई भी एटम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाता है तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड बनाता है तो वो कोवेलेंट। जैसे एग्जांपल नीचे दिया गया है, इसमें सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है क्लोरीन, तो ये इस वजह से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला। और क्लोरीन में F2 के केस में हमारे पास यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख, इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। इन दोनों की डेफिनेशन है आयोनिक बॉन्ड की है कि द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सेकंड वन है कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद हमें देखना है सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। इस सेंट्रल एटम को हम कैसे डिफाइन करिए। सेलेक्ट सेंट्रल एटम डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 रूल है। सबसे पहला है लेस इन नंबर, कम नंबर में प्रेजेंट होना। सेकंड वन है कि लीच इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और थर्ड वन है कि टेंडेंसी होनी चाहिए उसके पास टू फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ। जैसे H2O है तो ये ऑक्सीजन इसमें लेस इन नंबर है, ठीक है, और इसके पास टेंडेंसी है तो फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। इस वजह से ये सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है ऑक्सीजन। सेम केस कार्बन के साथ है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना पा रहा है, इस वजह से वो सेंट्रल एटम है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CO2 के केस में कार्बन। फिर अब हमें देखना है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये मेनली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंसी या मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आते हैं लास्ट सब शेल। इस वजह से मेनली ये सेकंड पीरियड में ही अप्लाई, जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सेकंड है कि एक्सपेंडेड और सुपर और हाइपर वैलेंट ऑक्ट, मतलब एलिमेंट जो अपने थर्ड पीरियड में प्रेजेंट हो और उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो मोर देन 8 है, तो उसे हम एक्सपेंडेड और हाइपरवैलेंट ऑक्टेट कहते हैं। मेनली इसमें थर्ड पीरियड एलिमेंट आते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, क्योंकि इसमें डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन भी यूज में आते हैं। दैट्स व्हाई 8 इलेक्ट्रॉन से एक्सीड कर जाते हैं। इसके एग्जांपल है PCl5, SF6 एंड H2SO. In a number of compound of these elements, there are more than 8 valence electron around the central atom. This is termed as the expanded octet. फिर इसके बाद अब हमें देखना है incomplete octet. In some compound, the number of electron around the central atom is less than 8. तो हम उस कंपाउंड को इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड कहते हैं, जैसे ElCl3, BH3 एंड लिथियम क्लोराइड। मतलब इसमें लिथियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, इसमें बोरॉन के पास नहीं हो रहे और इसमें एल्यूमिनियम के पास। फोर्थ वन है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल विद एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मतलब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन का सम करेंगे तो ऑड आएगा इस कंपाउंड में भी। और फिफ्थ वाला है कि ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। मतलब ऑक्टेट रूल हमारा मेनली इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पे डिपेंड है। जैसे जेनॉन है तो जेनॉन हमारे पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इस वजह से वो उसके केमिकल इनर्टनेस पे
फिर आ जाता है हमारे पास फॉर्मूल्स। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन अ फ्री स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन द लोएस्ट, इसकी डेफिनेशन है फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज की फॉर्मूला क्या हुआ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें हमें ओजोन का एग्जांपल दिया गया है O3। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन में ए वाले में हमें देखने को मिल रहा है कि इसके पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, इस वजह से वो 2 आ, इसका फॉर्मल चार्ज 0 आ। सेम केस सी के लिए भी है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें और 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो डिवाइड बाय 2 करा तो हमारे पास माइनस। इसकी एक सिंपल ट्रिक भी होती है कि जैसे अगर कोई भी कंपाउंड जितना वो नॉर्मल स्टेट में दिखाता है उतने ही बॉन्ड बना रहा है तो उस पे फॉर्मल चार्ज 0 आता है। अगर वो उससे कम बना रहा है तो -1 और उससे ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो प्लस। जैसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाता है तो उसमें फॉर्मल चार्ज 0 है। अगर 2 बना रहा है तो -1, 1 बना रहा है -2 और 4 बना रहा है तो प्लस। ऐसे ही बोरॉन के साथ भी है कि 3 बना रहा है तो 0, 4 बना रहा है तो -1 और 2 बना रहा है तो प्लस। अब हमें पढ़ना है नीचे शेप एंड फेस ऑफ एटॉम। मेनली आपके 3 टाइप्स के ऑर्बिटल होती हैं लेकिन 4 टाइप का एफ भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है एस, पी एंड डी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही हम इजिली देख सकते हैं। एफ का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एस का स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और इस पे दोनों साइन। पी ऑर्बिटल 2 लोब्स का बना होता है, डायरेक्शनल नेचर होता है, 3 एक्सिस में डिवाइड होता है, पी एक्स, पी वाई, पी। डी ऑर्बिटल हमारा 5 टाइप्स का होता है, डी एक्स वाई, dxz, dyz एंड dx2y2 एंड dz। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, ये एनसीईआरटी में भी बना। इसके बाद अब हमें पढ़ना है वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, it is an orbital overlap concept. Orbital which undergoing overlapping must have one electron with opposite spin to form covalent bond. मतलब जैसे हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों कंबाइन होकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो मैंने आपको पहले ही। इसमें क्या होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला भी हायर एनर्जी स्टेट पे है, जब वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो वो लोअर एनर्जी में आ गए। इसमें एनसीईआरटी में ग्राफ दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच में रिलेशन। सबसे पहले दोनों एटम्स दूर होते हैं, फिर वो थोड़ा पास में आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 150 पिकोमीटर पे वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, फिर 74 में वो एक दूसरे को रिपल्शन करना स्टार्ट कर देते, फिर उसके बाद उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़। फिर अब हमें पढ़ना है व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड। ओवरलैपिंग अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस और हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यहाँ पे भी लिखा है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सबसे पहला एग्जांपल है एसएस ओवरलैप, मतलब एस ऑर्बिटल को आप कहीं कोई भी एक्सिस से ज्वाइन करवा दो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाए। एस में कभी भी पाई बॉन्ड। फिर आता है एसपी ओवरलैपिंग। एसपी में भी अगर आप सेम एक्सिस के थ्रू उन दोनों को ओवरलैप कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पीपी ओवरलैप, अगर सेम एक्सिस के थ्रू अगर दो पी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराते हैं तो उसे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इसमें आपको याद रखना है कि जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ती जाएगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हुआ, जैसे दो पी ऑर्बिटल है तो दोनों ज्यादा अच्छी तरीके से ओवरलैप कर, जितना एसएस करवाते हैं उनसे ज्यादा कर पाएंगे। इस वजह से पी पी ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एस एस ओवरलैप। तो जैसे अब हमें क्वेश्चन आ गया 2s 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 2p एंड 2p2, इनमें से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर ये हुआ और स्ट्रेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ऑर्डर ये। अब हमें देखना है पाई ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर एक्सिस, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो उससे हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है पी पाई बॉन्ड, मतलब जब दो पाई बॉन्ड साथ में ओवरलैप करते हैं। सेकेंड वन होता है पी पाई डी पाई, जिसमें पी और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। लास्ट वन होता है डी पाई, इसमें डी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बन। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, लेकिन स्ट्रेंथ और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n1 प्लस n2, मतलब इनके कोफिशिएंट के एडिशन। जैसे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर ऐसा, क्यों, क्योंकि इसमें n1 प्लस n2 का ऑर्डर इस तरीके का है, मतलब डी वाले में 6 आ रहा है, टू पी डी में 5 आ रहा है एंड
2p में 4 आ रहा है, तो n+1 का ऑर्डर ऐसा आएगा, तो उसका इनवर्सली ऑर्डर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का आएगा, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड की। इस वजह से इन दोनों का ऑर्डर सेम आ। इसमें दो केस हैं, अगर n1 प्लस n2 सेम है तो हमें क्या देखना है कि p ओवरलैपिंग मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखनी है। n1 प्लस n2 सेम है उस केस, और डिफरेंट है तो इनवर्सली देखना है, जिसका n1 प्लस n2 ज्यादा उसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम, इसलिए उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम। इसके बाद आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है पाई बॉन्ड। फिर एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है बॉन्डिंग इन डी ऑर्बिटल। डेल्टा बॉन्ड इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं आपके लिए, लेकिन अगर डी एक्स वाई मतलब डी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो कुछ केसेस में वो डेल्टा बॉन्ड भी बनाते हैं, जैसे ओवरलैपिंग ऑफ टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई ऑर्बिटल गिव अस डेल्टा बॉन्ड व्हेन जेड इज इंटरन्यूक्लियर एक्स। इसमें आपको याद रखना है कि एस एस दो ऑर्बिटल मिलकर बॉन्ड बना रहे तो सिग्मा बॉन्ड होता है, एस पी बना रहे सेम एक्सिस में तो भी सिग्मा बनता है, लेकिन एस पी वाई या एस पी जेड अलग अलग डायरेक्शन में है तो उसमें कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही। अगर पी एक्स है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। पी वाई है तो सेम ऊपर वाला केस इसमें, लेकिन पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप। लास्ट केस है पी जेड, इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जैसे पी वाई। अब हमें बॉन्डिंग इन डी ऑर्बिटल की बात पढ़ना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। इसके हमारे पास एनसीईआरटी में 5 पोस्टुलेट दिए गए हैं। सबसे पहला है कि हाइपोथेटिकल है, मतलब कोई प्रूवन कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड है कि वही ऑर्बिटल टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन विच हैव कंपेरेबल ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब वही ऑर्बिटल यूज होंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी। जैसे 2p2s है, ये एक ही है लाइन, तो इसमें सिर्फ एक p का ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल है, तो इससे बनेगा sp का हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे 2p में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और 2s में एक, तो 3 ऑर्बिटल हो गए तो sp2। और सेम केस में भी है कि इसमें 3 p हो गए, 1 2 3 एंड सिंगल s, टोटल हो जाएगा sp3 हाइब्रिड। और द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अगर दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो ऑर्बिटल में, या सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या कम्प्लीटली एम्प्टी हो, तो ये तीनों ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते। और लास्ट वन है कि द हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर एंड बिगर लोब इज यूज्ड फॉर बॉन्ड। अब मैं आपको बहुत ही एक खतरनाक ट्रिक बताऊंगा हाइब्रिडाइज। आप सबको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ज़ेनॉन, मतलब इनके नीचे जो भी आएंगे ना, उनमें जितने इसमें है, जैसे जैसे जेनोन जितने भी आएंगे ना, उन सब में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट। जैसे हेलोजन में 7, मतलब सारे हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसके बाद हमें देखना है कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ साइडेड, हेलोजन है या हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन है तो 3। फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर हम उसे डिवाइड कर देते हैं 2 से तो हमारे पास लोन पेयर मिल, और ऐड कर देना है हमारे पास जितने भी सराउंडिंग एटम हुए, तो उसके बाद हमें हाइब्रिडाइजेशन निकल जाए। अब ये हाइब्रिडाइजेशन वैसे नहीं निकलेगी, ये एक स्टेरिक नंबर के मेथड से निकलेगी। अगर 2 आएगा तो आंसर sp होगा, 3 होगा तो sp2, 4 होगा sp3, 5 होगा sp3d, 6 होगा sp3d2 एंड 7 होगा sp3d। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल है मीथेन, इसमें कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन है तो 4, 4 इंटू 1 तो 4 हो गए। लोन पेयर ऑन कार्बन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो 0 हो गए लोन इलेक्ट्रॉन। अब सराउंडिंग एटम 4 है तो उसमें 4 ऐड कर दिया तो हमारे पास नंबर आ गया 4। अब 4 आपको पता है, मैंने यहाँ बताया था कि sp3 होता है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, XeOF। मैंने आपको पहले बताया कि जेनॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस ऑक्सीजन 2 शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन सिंगल करता है, लेकिन फ्लोरीन यहाँ 2 प्रेजेंट है तो इस वजह से यहाँ 2 आ गए, तो 8 माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमें लोन पेयर निकाल, तो इसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 पेयर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम करेंगे 2 जो ये लोन पेयर है प्लस 2 फ्लोरीन है तो 2, और सिंगल ऑक्सीजन है तो +1, तो इससे आ जाता है 5।
इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 3। जो मैंने वहां पे स्टेरिक नंबर रूल लिखा है वही यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ साइड। अगर 2 आ रहा है तो लीनियर होगा, एसपी होगा और उसका एंगल होगा 180। 3 आ रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर sp2 और थीटा होगा 120। 4 आ रहा है टेट्राहेड्रल sp3 और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है तो sp3d और थीटा 90 और 120। ऑक्टाहेड्रल आ रहा है तो sp3d2 और थीटा होगा 9। और पेंटागोनल बाइपिरामिडल आ रहा है तो sp3d3 और थीटा होगा 90 एंड 7। हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा VSEPR थ्योरी। क्या है ये? The shape of a molecule depend upon the number of valence shell electron pair bonded non-bonded around the central atom. The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localized on the spherical surface at maximum distance from one another. Pair of electron in a valence shell repel one another since the electron cloud are negatively charged. These pair of electrons tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thereby maximize distance between them. इसमें आपको सबसे पहले यही याद रखना है कि VSEPR में हमें ऑर्डर दिया गया है कि लोन पेयर लोन रिपल्शन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड। इसी के उससे हम एंगल निकालते हैं कि किसका क्या एंगल आ सकता है। अब जो आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR पढ़ाया है उसी से मैं अब आपको सारे मॉलिक्यूल सबसे पहला केस आता है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आती है एसपी कैसे आएगी? जो मैंने आपको ऊपर ट्रिक बताई थी उससे आ जाती है। इसमें हमारे पास कोई भी केस नहीं होता जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है सेंट्रल एटम। सबसे पहला एग्जांपल है CO2। ये क्या होगा? AB2 वाला केस है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता नहीं। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट बन जाता है विद एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सेकेंड केस हो जाता है BCl2 का। इसमें भी लोन पेयर 0 है, इसका भी स्ट्रक्चर स्ट्रेट आता है, मतलब ज्योमेट्री इसकी लीनियर। अब AB3 से हमारा गेम स्टार्ट। ज्योमेट्री क्या होती है? जो विदाउट लोन पेयर हम नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उससे आ रही है, और शेप जो लोन पेयर के साथ। AB3 मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है। सबसे पहला एग्जांपल है SO3। इसमें लोन पेयर 0 है, इसका ज्योमेट्री आ रही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी इसकी ज्योमेट्री के सेम ही आएगी क्योंकि इसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सेकेंड केस में अब हमें देखने को मिलेगा कि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट, तो ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन इसका एंगल 120 डिग्री से घटकर 119 डिग्री हो जाता है, और इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और शेप इसकी बेंट या एंगुलर या वी शेप। फिर इसके बाद हमें देखना है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। इसकी ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल, और 3 केस बनते हैं अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर प्रेजेंट। सबसे पहला केस है एक भी लोन पेयर, तो इसका नॉर्मल ज्योमेट्री आती है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। इसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया में क्या है? इसमें सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट रहता है सेंट्रल मेटल, तो इसका जो एंगल है वो ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 109 डिग्री 28 मिनट से घट के 107 डिग्री हो जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास वाटर का केस। वाटर में 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, इसकी वजह से इसका एंगल और भी ज्यादा घट जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से 104.5 डिग्री हो जाता है, और इसका शेप आता है बेंट वी स्ट्रक्चर, और इसका शेप आता है पिरामिड। और फिर लास्ट में आ जाता है हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें 3 लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इसमें जो एंगल है वो बढ़ जाता है क्योंकि सिंगल लाइन प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रली आएगी लेकिन शेप इसकी लीनियर। फिर आ जाता है AB5, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d हाइब्रिडाइज, और ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप भी इसके 3 केसेस है, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, 3 लोन। सबसे पहले केस में एक भी लोन पेयर नहीं है, तो नॉर्मल 90 एंड 120 डिग्री के एंगल पे स्ट्रक्चर डिवाइडेड। सेकंड आ जाता है एक लोन पेयर वाला केस। इसमें हमें याद रखना है बेंट्स रूल, मतलब अगर कोई भी लोन पेयर है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे आना पसंद, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल। इस वजह से यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और लेस रिपल्शन होगा। इस वजह से इसका शेप आ जाता है सीसॉ एंड ज्योमेट्री आ जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। फिर आ जाता है 2 लोन पेयर वाला केस। इसमें भी इक्विटोरियल पे लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आ गए, और इसमें स्ट्रक्चर हमारा टी शेप्ड बन जाता है, और एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री आ। फिर थर्ड केस आ जाता है इसमें 3 लोन पेयर वाला। 3 लोन पेयर वाले केस में लीनियर शेप आती है स्ट्रक्चर, क्योंकि तीनों पोजीशन ऑफ इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर, दैट्स व्हाई द स्ट्रक्चर इज लीन। इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो ये वाली बॉन्ड लेंथ रहती है, इन दोनों बॉन्ड लेंथ को हम एक्सियल कहते हैं, और जो ये साइड वाली बॉन्ड लेंथ रहती है इन्हें हम इक्विटोरियल। तो हमें याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल वाले की वो ज्यादा होती है इक्विटोरियल वाले। क्यों? क्योंकि जो इक्विटोरियल पे क्लोरीन है वो ऊपर वाले को रिपेल कर, जिसकी मदद से वो और दूर चला जाता है, जिसके कारण उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़। फिर अब हमें देखना है AB6 टाइप मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है sp3d2। ज्योमेट्री हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, और शेप के लिए दो केसेस है, एक लोन पेयर और दो लोन। सबसे पहले है विदाउट लोन पेयर। विदाउट लोन पेयर हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जैसे हम ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल के। दूसरा आ जाता है एक लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर। इसमें हमारा जो ज्योमेट्री आती है वो स्क्वायर पिरामिडल बनती है, देखिए ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, और ऊपर लोन पेयर आ जाता है। फिर थर्ड केस में हमारे पास दो लोन पेयर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ये एक सेम प्लेन में फ्लोरीन प्रेजेंट रहते हैं, और जो एक्सियल वाली पोजीशन है वहां पे लोन पेयर आ जाता है। फिर आ जाता है AB7 टाइप मॉलिक्यूल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3d3। इसमें हम ज्योमेट्री सिर्फ स्क्वायर बाइपिरामिडल देखते हैं, इसमें हम शेप पे नहीं जाते। सबसे इजी एग्जांपल है IF7। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, एंगल मैंने आपको पहले ही बता दिया था 72 है 9। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR के बाद पढ़ाऊंगा रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई या कॉन्जुगेशन ड्यू टू विच डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक। कॉन्जुगेशन क्या हुआ? या तो हो सकता है नेगेटिव सिंगल डबल, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इस टाइप का अगर कोई भी केस मिले तो वो कॉन्जुगेशन कहलाता है। जैसे इसमें हमें CO3 2 माइनस के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल, ये कैसे बन रहे हैं? यही कॉन्जुगेशन पर बेस्ड, नेगेटिव सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव सिंगल लोन पेयर। इस टाइप से हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होता है, तो हमें जो डबल बॉन्ड है वो सभी साइड पे आएगा। तो इस वजह से हम हर साइड पे डॉट 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 करके स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि सब पे कभी ना कभी पाई बॉन्ड आएगा ही आएगा। और जो हम इस पे चार्ज लिखते हैं वो एवरेज लिख देते हैं, जैसे टोटल -2 है, दो नेगेटिव चार्ज, तो -2 डिवाइड बाय सराउंडिंग एटम विच इज 3। इस वजह से हर एक ऑक्सीजन पे -2/3 का चार्ज आ रहा है। और इसमें हमें याद रखना कि सारी CO बॉन्ड लेंथ बराबर है, क्योंकि रेजोनेंस। अगर हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन आता है तो हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइड बाय सिग्मा। मतलब इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है एंड एक पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, तो इसमें सिंगल पाई बॉन्ड है, तो टोटल इसका ऑर्डर आ जाता है 1.33। और दूसरा फॉर्मूला उसका है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय सराउंडिंग एटम। टोटल बॉन्ड हो गए इसमें सिग्मा प्लस पाई इज इक्वल टू 4, और सराउंडिंग एटम हो गए 3 ऑक्सीजन, तो टोटल हो जाएगा 4/3 विच इज 1.3। अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना था, जो मैंने आपको -2/3 निकालना सिखाया था पहले ही, तो उसका फॉर्मूला है टोटल चार्ज ऑन कंपाउंड डिवाइड बाय सराउंडिंग एटम कितने नंबर के, जैसे -2/3। फिर अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड पी पाई एंड डी पाई बॉन्ड। इसकी एक ट्रिक है, जैसे अगर sp है तो उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट तो वो पी पाई होगा, अगर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पी पाई ही होगा। मतलब sp के केस में कोई भी पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकंड केस है sp2। sp2 में अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पी पाई ही हो, लेकिन अगर दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनमें से एक पी पाई होगा और सेकंड वाला पी पाई डी पाई। तो मतलब दो जब पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे कंपाउंड में तभी उसमें हमें पी पाई डी पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। और रेस्ट ऑफ द हाइब्रिड या स्टेरिक नंबर के लिए हमारे पास सारे बॉन्ड ही अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पी पाई डी पाई बॉन्ड ही। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊं कि बेंड रूल क्या है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू ऑक्यूपाई दोज हाइब्रिड ऑर्बिटल व्हिच हैव ग्रेटर परसेंटेज। मतलब जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास जाएगा जिसके पास ग्रेटर परसेंटेज एस करेक्टर होगा। और a more electronegative atom prefer to occupy that hybrid orbital which has smaller percentage s correct which is of axial position। जैसे lone pair at equatorial position पे आ रहा है because it has more percentage s character than axial position। फिर इसके बाद देखना है isostructure और isoelectronic species। isostructural कैसे निकालते हैं? अगर जैसे सेम स्ट्रक्चर आ रहा हो, सेम स्टेरिक नंबर निकल के आ रहा है, तो हम उसे आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉन काउंट करके ही निकाल। फिर हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट देखना है कुछ कंपाउंडों का, जैसे PCl5 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है तो दो कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। तो PCl4 हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है और वो टेट्राहेड्रल होता है, और PBr5 भी सेम ऐसे ही ब्रेक होता है
और PbR4 प्लस sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। ऐसे आपको टोटल 6 एग्जांपल देखने हैं जो एनसीईआरटी में गिव। फिर आ जाता है ड्रैगो। ये क्या होता है? इन सम केसेस लाइक ग्रुप 15 एंड 16 हाइड्राइड फ्रॉम थर्ड और हायर पीरियड द सेंट्रल एटम डज नॉट participate in hybridization. So bonding occurs through a pure orbital leading to a bond angle of approximately 90 डिग्री। जैसे कुछ कंपाउंडों में हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते, इस वजह से हम उन्हें ड्रैगो कंपाउंड हैं। जैसे NH3 इसमें बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्री, PH3 93.6 डिग्री। ये ऐसे कुछ कंपाउंड है जिनका हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते क्योंकि इनका अलग हाइब्रिडाइजेशन है और इनका एंगल 90 डिग्री के बराबर होने से ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक प्लेस है। अब ड्रैगो कंपाउंड के बाद अब हमें देखना है डायपोल। डायपोल मूवमेंट क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एज डायपोल। ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। इसका फॉर्मूला इस तरीके से निकाल सकते हैं जो हम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं उसी तरीके से। अगर cos थीटा बढ़ेगा तो डायपोल मूवमेंट भी बढ़ेगा और थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा डिक्रीज होगा और हमारा डायपोल मूवमेंट भी डिक्रीज होगा। इसकी यूनिट होती है सेंटीमॉर्गन, ESU डॉट सेंटीमीटर और डी। 1 डी बैग को हम 10⁻18 ESU सेंटीमीटर भी। फिर हमें देखना है कि जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं उनका डायपोल मूवमेंट 0 आता है, मतलब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। जैसे CO2 हो गया, CH2 हो गया, BCl2 हो गया, BF3, CH4, PCl5, SF6 एंड IF6। ये सारे ही मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इस वजह से इनका डायपोल मूवमेंट 0। और कुछ लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल जैसे XeF4 एंड XeF2, इसका स्ट्रक्चर लीनियर हुआ तो मतलब ये डायपोल मूवमेंट इसे कैंसिल कर देगा, लोन पेयर वाला डायपोल मूवमेंट इसे कैंसिल, तो टोटल डायपोल मूवमेंट 0 आ गया। इसमें भी लोन पेयर वाला लोन पेयर वाले को कैंसिल करेगा और फ्लोरीन वाले एक दूसरे को कैंसिल, इस वजह से इसका डायपोल मूवमेंट भी 0 आ गया। तो ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास डायपोल मूवमेंट 0 के बराबर नहीं है। डायपोल मूवमेंट की भी एक ट्रिक होती है, अगर लोन पेयर 0 है तो हमेशा ही हमेशा उसका डायपोल मूवमेंट 0 आएगा ही आएगा। अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, जैसे नॉर्मल स्टेरिक नंबर आ रहा है 2 3 4 5 6 7 sp sp2 sp3 sp3d, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो उसका हमेशा डायपोल मूवमेंट 0 ही आता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और स्पेशल केस है, आप इसे याद कर सकते हैं 2 2 2 एंड 3 4 5। इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास डायपोल मूवमेंट 0 आता है और इसके एग्जांपल हो जाते हैं XeF2 XeF4 एंड X5। और इसके अलावा और भी कई एग्जांपल है, लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं बॉन्ड पेयर में 2, लोन पेयर में 2 2, लोन पेयर में 3 4 5। ऑल द एक्सेप्ट फ्रॉम दीज आर पोलर, मतलब उनका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं। फिर इसके बाद हमें देखना है बॉन्ड डिसोसिएशन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन। एंड लास्ट वीक में आपको मैं एनसीईआरटी की टेबल गिवन उससे भी बताऊंगा। सबसे पहले कुछ हम सिंपल से स्टेप देख लेते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3 बॉन्ड का ज्यादा होगा 2 बॉन्ड से, तो सिंगल बॉन्ड से इस तरीके। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो जाएगा अगर बॉन्ड लंबा हो। जैसे NN CN एंड C, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इस तरीके से है, NN का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर इसका अपोजिट। थर्ड पॉइंट है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पे रिपल्शन की। मतलब जितना ज्यादा एक दूसरे को लोन पे रिपेल करेंगे उतना ज्यादा बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी मॉडल दिया गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हेलोजन का कि Cl2 की सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन। इसको याद कर सकते हैं काला बंदर, फिर इंडिया। अब हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या हुआ? इसमें सबसे इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी होनी चाहिए, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस, और जो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक ओवरलैप करने चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने सिर्फ एडिशन पढ़ा था, कैसे दो वेव्स आके एक दूसरे से ऐड होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम उनका एडिशन और साथ में सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं कि वेव अगर अपोजिट साइन से आ रही है तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट हो। अकॉर्डिंग टू पीपीटी हमें सॉल्व करने से आता था कि O2 डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। इसमें एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया गया है, ये आपको याद रखना ही रखना है
इसमें पूछा जाता है कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जैसे C2, तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आएगा, जैसे σ2pz में आएगा, π2px। इसके कैसे भरते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे σ2s स्टार के बाद पाई वाला आ जाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो σ2s स्टार के बाद हमारे π2pz देखता है, मतलब ये वाला इधर आ जाता है मोर देन 14। और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एनर्जी। बट अब ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन और इक्वल टू है 8 की और लेस देन और इक्वल टू है 20, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 14 बीच में लिखना है, 14 इलेक्ट्रॉन का हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है विच इज 3। फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिख, फिर हमें 3 से 0.5 घटाते हुए 8 तक 0 ले, और सेम 14 के बाद भी 0.5 घटाते हुए 0 ले। इसमें जितने भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जैसे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो हमारे पास उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 3। इस ट्रिक से आप बहुत ही इजीली फाइंड कर। फिर के सेकंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ट्रिक होती है बाबा, मतलब बी है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड ए है एंटी बॉन्ड। मतलब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं और उसे डिवाइड कर देना है 2 से। जैसे Li2 है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते, तो बाबा लिखेंगे सबसे पहले हम, तो 2 2 2 2, लेकिन इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो एंटी बॉन्डिंग में 0 आए। तो बॉन्ड ऑर्डर लिखने के लिए बॉन्डिंग में कितने हो गए 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 2, डिवाइड बाय 2, इससे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है हमारे पास 1। इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं तो वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड में अगर ऑड होते हैं तो पैरामैग्नेटिक। इसके दो एक्सेप्शन है कि ये नंबर इवन होते हुए भी पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करते। इसके एग्जांपल है B2 एंड ओ। फिर आपको याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ, जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर एनसीईआरटी में कुछ ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे एसएस ओवरलैप होता है, तो सिग्मा 1s कैसे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे इस बार जेई मीन्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल किस शेप का होता है, कैसे बनता है, तो आप ये स्ट्रक्चर देख। फिर इसके बाद एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम। इसमें हमें याद रखना है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। इसका एग्जांपल है ये NaCl में Na पे +1 है, Mg पे +2, Al में +3। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारे पास लैटिस एनर्जी बढ़। सेकंड केस है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, जैसे लिथियम सबसे छोटा है तो इस वजह से उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। और थर्ड केस है लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड। इसके बाद हमें देखना है फजान। ये कैसे याद करना है कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर, लेसर विल बी आयोनिक कैरेक्टर एंड ग्रेटर विल बी पोलराइजिंग पावर। इसमें हमें याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट। और थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक कैरेक्टर के, और इनवर्सली होती है कोवेलेंट। फिर हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स जो दिखाते हैं वो है FON। एग्जाम्पल वाटर, वाटर अमाइन, वाटर एंड अल्कोहल, और एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एनसीईआरटी की लाइन दी गई है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। सबसे पहली है सॉलिड स्टेट और सेकंड वन इज गैस। सॉलिड स्टेट में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है, और गैसियस स्टेट के लिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिनिमम एक्सटेंट के लिए। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉन्ड लेंथ एंड परसेंटेज करेक्ट। जैसे जैसे परसेंटेज करेक्टर बढ़ता जाता है, जैसे sp में 50% है, sp2 में 33%, जैसे घटता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज पी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंटेज एस करेक्टर के बीच में रिलेशन है कि वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये याद रखना है कि परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। और ये सारे इनवर्सली होते हैं बॉन्ड लेंथ के बाद है बॉन्ड लेंथ के बाद अब हमें देखना है बॉन्ड एंगल। एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे लोन पेयर घटता चला जाता है। मतलब sp में 180 डिग्री का एंगल आता है, sp2 में 120 डिग्री, एंड sp3 में 109, 28
मिनट्स। तो इस तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल का रिलेशन। फिर हमें देखना है मॉलिक्यूलर विद लोन पेयर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेंगे तो थीटा डिक्रीज होगा। तो सेम आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू सबसे पहले लोन पेयर निकालिए, फिर उसके बाद आप थीटा कंपेयर कर सकते। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है तो हम देखते हैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक एंड sp। इसमें नाइट्रोजन सबसे छोटा है। अगर साइज सबसे छोटा है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। इसमें हमने क्यों ऐसा लगाया, क्योंकि इसमें लोन पेयर सेम है। थर्ड केस आ जाता है अगर लोन पेयर सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव और साइड एटम बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। जैसे अगर हम सेकंड केस में नहीं लगा पा रहे हैं साइज वाला डिफरेंस, तो हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखेंगे। अगर जैसे क्लोरीन की OF2 है, तो अगर इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। सेम केस NH3 एंड NF3 के लिए है। और फोर्थ केस आ जाता है कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम रहेंगे तो हमें देखना है साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल है PbR3, PCl3 एंड PF3। फिर हमें देखना है बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। जैसे HF, HCl, HBr, HI, इसमें साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जा रही है। सेकंड हमें देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड लेंथ की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए थे यहाँ पे। जैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। फिर हमें देखना है परसेंटेज एस इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ता है तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। जैसे इसमें sp3 है तो 25% एस करेक्टर है, और इसमें sp2 आ गया तो 33.3%, और इसमें sp आ गया तो 50%। जैसे जैसे sp3 करेक्टर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। sp3 की सबसे ज्यादा, फिर sp2 की, फिर sp। सेम आप इससे ऐसे दूसरे एग्जांपल देख सकते हैं। ये भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है O2F2 और H2O2 का। इसमें परसेंटेज एस करेक्टर इन ओ बॉन्ड O2F2 का ज्यादा है H2O2 से। इस वजह से ओ की जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो पेरोक्साइड की ज्यादा आएगी O2F2 से। इसमें अब हम कंपेयर करेंगे CF बॉन्ड लेंथ। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो हमारी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो इस वजह से वो डिक्रीज होती जाएगी। सेम केस यहाँ पे ओ बॉन्ड लेंथ। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, इसे आपको देख के जाना है कि जैसे OH का जो इसमें लेंथ दे रखी है उसका पूछ लेंगे कि CC की, C ट्रिपल C की, ऐसे ऐसे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो क्या ऑर्डर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन बना रखे हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे H2F2 Cl2 Br2 I2, इन सब की बॉन्ड लेंथ दे रखी है तो इन सब की बॉन्ड एनर्जी पूछ लेंगे या ऐसा कुछ। इसी के साथ आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ, और इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी भी पूरी कवर हो चुकी है। थैंक यू।